तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी भारत एंड द वर्ल्ड। तो इस बुक के चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। देखो, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता जाएगा ना, तो वो वेबसाइट के ऊपर मैं अपडेट करता जाऊंगा। जैसे एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी HBSC 2022 की UT वगैरह में। सो ये क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया। ऐसे ही मैं मार्क अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। मतलब नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चंस आएंगे इस साल के पेपरों में या उसके बाद, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ वेबसाइट पे सारे क्वेश्चंस अपडेटेड आपको अगर चाहिए तो वेबसाइट पे चेकआउट एक बार जरूर से कर लेना, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द पॉजिटिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म ऑन द कंट्रीज ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। यानी कि हमको दो चीजें बतानी है। पहले तो बताना है पॉजिटिव और दूसरा बताना है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, यानी कि अच्छा इफेक्ट क्या था, बुरा इफेक्ट क्या था इंपेरियलिज्म का इन कंट्रीज ऑन द कंट्रीज ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इन तीन महाद्वीपों के ऊपर जो देश थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हमें बताना है। मतलब ये क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो 5 नंबर का आया था, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो हमको जो है जैसे डिफरेंस या फिर जो कंपैरिजन पूछा जाता है ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पूछे इसमें, तो वैसे ही जो है यहाँ पे हर एक में आपको 5-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर 5 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, 3-3 पॉइंट लिख लो। ठीक है, अभी हमको 5 पॉइंट पॉजिटिव वाले में लिखने पड़ेंगे, 5 हमें डिस्ट्रक्टिव वाले में लिखने पड़ेंगे। चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इनको क्वेश्चन के आंसर को। इन इंपीरियलिज्म पॉजिटिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स वर सीन ऑन द कंट्रीज ऑफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका, विच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। जिनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। With the advent of the Industrial Revolution in Europe, manufactured goods began to be available in all countries at affordable prices। यानी कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ तो पूरी दुनिया में जो है सभी देशों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो है सामान मिलने लग गया, जो कि अच्छी बात थी। वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इन द imperialist countries, ड्यू टू विच देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था ये इनकी कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो भी कॉलोनीज बनी थी यूरोप की। तो उन लोगों को जो है नया पॉलिटिकल सिस्टम जानने का मौका मिला। द कैपिटलिस्ट ऑफ द imperialist कंट्री सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज इन द colonies to earn more profit, which gave new opportunities to these people to get employment। यानी कि जो ये कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अमीर लोग कह सकते हो, तो उन्होंने जो है अपनी जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज जिनकी कॉलोनीज में जो है ना, वहाँ पे जो कॉलोनीज बनी हुई थी, तो उन कॉलोनीज के अंदर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी। और जिससे जो है वहाँ कॉलोनीज के अंदर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, रोजगार मिल गया। Imperialist countries built more and more roads and laid railway tracks to increase trade in their colonies, which led to a lot of development of the mean of the transport in these colonies। अब जो है उन्होंने क्या करा, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज के अंदर जो है रोड, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स बिछाने शुरू कर दिए, जिससे उनका काम में सुविधा मिले। और उससे जो है वहाँ पे जिस कॉलोनी में वो चीज़ें हुई, रेलवे लाई गई, सड़कें बनाई गई, तो वहाँ पर जो है डेवलपमेंट होने लग गई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। आफ्टर मेकिंग मोर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज बिकम मच वेल्दी। अब सीधी बात कहें तो भाई कुछ भी करते रहो, यूरोपियन कंट्री अमीर होती जा रही थी, है ना। अफ्रीका मतलब इनको इनके देशों में कॉलोनीज बनाने के बाद में ये अमीर हो गए बहुत ज़्यादा। अब ये तो अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ रहे हैं कि हमको लगेगा भैया पता नहीं क्या बढ़िया चीज़ें दे दी होंगी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट इनसे ज़्यादा थे। Many restrictions were imposed on the sale of goods made in their own industries of the subjugated countries, which destroyed their industries। यानी कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लोगों के ऊपर लगा दिए गए सामान बेचने पे, ताकि उनका जो है ना इंडस्ट्रियों में जो डेवलप हो रहा सामान वही बिके और बाकी लोगों का सामान ना बिके, जिसने जो है विच डिस्ट्रॉयड देयर इंडस्ट्रीज, और उसकी वजह से उनकी इंडस्ट्रियाँ बर्बाद हो गई। द imperialist countries exploited the farmer of their colonies more and more, ड्यू टू विच द फार्मर ऑफ द कॉलोनीज ऑल्सो बिकम पुअर। अब जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने जो किसान थे ना कॉलोनीज के, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती, और जिससे वहाँ के जो कॉलोनीज के जो फार्मर्स वगैरह थे वो गरीब हो गए।
द पीपल ऑफ imperialist countries considered themselves civilized and people of the colonies were considered inferior। अब जो ये लोग थे ना इंपीरियलिस्ट कंट्रीज के, वो अपने आप को तो सिविलाइज्ड बताते थे, लेकिन जो कॉलोनीज में लोग थे उनको वो लोग इन्फीरियर समझते थे, नीच समझते थे, तुच्छ या नीच प्राणी वो समझते थे, नीचे लेवल का बिल्कुल। द पीपल ऑफ द कॉलोनीज वर नॉट इवन ऑफर्ड हाई पोजीशन। जो कॉलोनीज में जो लोग थे, भले ही कितना भी दिमाग हो, टैलेंट हो, उनको कभी भी हाई पोजीशन ऑफर नहीं करी जाती थी। यानी कि कह सकते हो बड़ी नौकरियां नहीं मिलती थी, मजदूरी वाली नौकरियां उनको दे देते थे, अधिकारी वाली नौकरियां अपने पास रखते थे, वो ऐसा कर रहे थे। क्रिश्चियन प्रीचर्स इन द इंपीरियलिस्ट कंट्रीज बिगन टू कन्वर्ट द पीपल ऑफ कॉलोनीज टू क्रिश्चियनिटी। अब जो क्रिश्चियन प्रीचर्स थे, यानी कि जो धर्म प्रचारक थे ना क्रिश्चियन के, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंपीरियलिस्ट कंट्रीज में से आया और उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इन कॉलोनीज के अंदर। यानी कि जैसे इंडिया में आए तो इंडिया के लोगों को क्रिश्चियन बना दिया, चाइना में गए चाइना लोगों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश हुई, ऐसे अलग अलग जगह पे इन्होंने कोशिशें करी अपनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बीच में डिफरेंस हमको बताना है। ये अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या सीन है। कॉलोनियलिज्म, colony is the tendency of a powerful country to take economic advantage of other weaker and poorer countries by taking them under control. Its main foundation was commercialism। अब यहाँ पे समझो, जब एक ताकतवर देश कमजोर देश को अपने कब्जे में ले लेता है इकोनॉमिकली एडवांटेज उठाने के लिए, और उससे फिर वो कॉमर्शियलिज्म में जो है फाउंडेशन कमर्शियलिज्म के लिए करता है, वो ट्रेड करने के लिए, तो उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। लेकिन टाइम बीत रहा था और उसके बाद ये इसी चीज को बाद में इंपेरियलिज्म में बदल दिया गया। यानी कि व्हेन अ पावरफुल एंड एडवांस्ड कंट्री एस्टेब्लिश इट्स ऑथोरिटी, यहाँ पे सिर्फ जो है यहाँ पे जो है पावरफुल कंट्री जो है इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए कंट्रोल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑथोरिटी में जा चुकी है बाय फोर्स over a weak and backward country and exploit it politically, economically, culturally, then this desire and tendency of that powerful country is called imperialism। यानी कि पहले जो इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए आई थी ना, अब उसको इकोनॉमिकली भी के साथ साथ कल्चरली भी चेंज कर रही है और पॉलिटिकली भी डैमेज कर रही है, तो वो चीज है उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। वट मेथड ऑफ एक्सप्लोइटेशन डिड द इंपीरियलिस्ट नेशंस एडोप्ट। यानी कि जो इंपीरियलिस्ट नेशन थे ना, तो उन्होंने कौन सा जो है तरीका अपनाया एक्सप्लोइटेशन करने का, तो वो हमसे पूछा गया। यानी कि जो देश थे ना, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने एक्सप्लोइट करने के कौन कौन से जुगाड़ ढूंढे, वो पूछने की कोशिश है यहाँ पे। द इंपीरियलिस्ट नेशंस ऑब्टेन्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनीज एट वेरी चीप प्राइसेस। अब ये लोग थे इंपीरियलिस्ट जो नेशंस थे ना, वो रॉ मटेरियल को कॉलोनी से बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा था उनको। अब वो अपने आप नहीं दे रहे थे भाई, फार्मर्स, आप सोचो फार्मर्स खुद ही दे रहे थे, नहीं जबरदस्ती लिया जा रहा था। मतलब अगर 5 रुपए का वो सामान बिकना है तो उससे 1 ही रुपया दिया जाएगा, उसको 4 रुपए उन्हीं की जेब में थे, तो मतलब बहुत सस्ते रेटों में खरीदा जा रहा था सामान, और वो भी जबरदस्ती। तो उसके बाद में द इंपीरियलिस्ट नेशन सेंड मनी फ्रॉम देयर कॉलोनीज टू देयर कंट्री विच मेड दैट कॉलोनी पुअरर। अब इन्होंने क्या करा, जो पैसा था ना उन कॉलोनीज का, वो पैसा उठा उठा के अपने देश लाना शुरू कर दिया, और जिससे एक कॉलोनीज गरीब हो गई। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन की बात करनी है ना हमको, कि कैसे शोषण किया गया उन लोगों का, जहाँ पे वो उन्होंने कौन शोषण करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। तो उस तरीके ऐसे ही थे कुछ, वो सस्ते दामों पे सामान खरीद लेते थे, रॉ मटेरियल उनसे, उसके अलावा उधर से सामान पैसा जो भी था वो उठा उठा के अपने देश ला रहे थे। द इंपीरियलिस्ट नेशंस क्लोज्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनीज बाय सेलिंग देयर कंट्रीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एट चीप प्राइसेस इन देयर कॉलोनीज। उन्होंने जो है अपना सामान इन कॉलोनीज में बेचने के चक्कर में वहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी ना, छोटे धंधे थे, उनको बंद करवा दिया। द इंपीरियलिस्ट नेशंस प्रोमोटेड क्रिश्चियनिटी अ लॉट इन देयर कॉलोनीज विच रूइंड द कल्चर ऑफ द कॉलोनीज। अब जो इंपीरियलिस्ट नेशंस थे, उन्होंने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करवाया, और जिससे जो है वहाँ पे उन कॉलोनीज का कल्चर था, जैसे इंडिया में इंडियन कल्चर था, अलग अलग देशों में उनका जो कल्चर था वो बर्बाद हो गया। द इंपीरियलिस्ट नेशंस वाज फार्मिंग, यहाँ पे फार्मिंग आएगा, आर आएगा साथ में, ठीक है ना। द इंपीरियलिस्ट नेशंस वाज फार्मिंग क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर विश इन देयर कॉलोनीज विद द फोर्सिंग द फार्मर्स। यानी कि वो जो वहाँ पे जो नेशंस थे ना, इंपीरियलिस्ट नेशंस थे, उन्होंने किसानों से जबरदस्ती अपनी मर्जी की फसलें उगवाई, जो कि आपको भी समझ सकते हो, अगर मेरे को गन्ना उगाना और मेरे से जबरदस्ती चावल उगवाया जाए या घास उगवाई जाए तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो गुस्सा आएगा, शोषण भी, और ऊपर से वो सामान जो भी उगा रहा हूँ उसको सस्ते रेट में खरीद रहे हैं, तो दिक्कत थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को
डिस्क्राइब करना है। ये 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, मैं कह नहीं सकता कितने में आएगा एग्जैक्टली तो, बट या ये 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। पूरा लिखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना, क्योंकि इसको काट नहीं सकते तुम बीच में से, कहीं आप भूल जाओ कुछ चीजें। देखो आसान सा है, सीधी भाषा में कहें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्रीज सेटअप होना, और उसी को हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं बस। मतलब हाथों का काम अब मशीनों से होने लग गया था। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वर मैनी रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, as a result of which large factories were built in place of domestic industries, and as a result of which production started more with machines than by hand and in factories rather than at home. These changes are called industrial revolution. अब अगर नहीं समझ आया, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी ना, बड़ी फैक्ट्री बनाई गई, और छोटी डोमेस्टिक फैक्ट्रियाँ होती है घरों में, ऐसे छोटा मोटा कारखाना टाइप का लगा लेते हैं, तो उसके कंपेरेटिवली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई जाने लगी, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा और सारा काम मशीनों से करवाया जाने लगा हाथों की बजाय। और ये जो फैक्ट्रियाँ हैंड फैक्ट्रीज रादर दैन एट होम, और जो फैक्ट्रियाँ थी वो बनने लग गई घरों की बजाय, घरों में जो काम होता था वो बंद हो गया अब। तो इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी कि हाथ से जो काम करते थे वो इंडस्ट्रीज, वो उनके डिक्लाइन का क्या रीजन था, वो तो आप भी समझ चुके हो कि डिक्लाइन क्यों हुई। तो बार बार हम चैप्टर में भी पढ़ के आएंगे ये चीज़ कि भैया इन लोगों ने जीने नहीं दिया इन इंडस्ट्री वालों को, जो छोटा काम धंधा कर रहे थे, तो उस वजह से बर्बाद हुए थे। लेकिन इसके पीछे बिहाइंड द लॉजिक कारण क्या थे, ठीक है। ये एग्जैक्टली पॉइंट जैसे मैं बुक में लिख रखे हैं ना, वैसे पूरे के पूरे मैंने उतार दिए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 3 मार्क्स के अप्रोक्स का क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है 5 मार्क्स में दे दे। तो जो भी हो, आपको जो है 3 ही पॉइंट थे बुक के अंदर, तो मेरे हिसाब से तभी मैं कह रहा हूँ 3 मार्क्स के अप्रोक्स का ही है, बट आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या याद करना है। फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बहुत सारे कारण थे इनके डिक्लाइन होने के। पहला था, देखो अब ये पॉइंट है ना जो अलग अलग रीजन है, समझना ध्यान से। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लार्ज फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई। दे बिगेन टू मैन्युफैक्चर गुड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड दीज गुड्स वर ब्यूटीफुल एंड चीप, अभी वो ज्यादा सामान बना रहे थे, वो सस्ता भी था बढ़िया भी था। और these therefore Indian goods which were manufactured by small scale industries could not compete with them and Indian were forced to sell their goods at low prices। अब जो इंडिया का जो सामान था, जो हाथों से बना रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर हो रहा था, उसको जो है उन्हें कम कीमतों में बेचना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने जो फैक्ट्रियों में सामान बनाया था वो सस्ते रेटों में बेच रहे थे। एज अ रिजल्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड शटिंग डाउन, जिसकी वजह से वो लोग नुकसान में आने लगे और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी। अब दूसरा पॉइंट है इसका, when the goods manufactured by Indian small scale industries reached the market of England and Europe, many restrictions were imposed on them so that the people there could not buy them। यानी कि पहले जो था ना, पहले इंडिया से जो सामान बाहर जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड यूरोप में ज़्यादा जाता था, सामान बहुत बिकता था, तो वहाँ पे जो है ना वो लोग बहुत खुश होकर खरीदते भी थे, ज़्यादा महंगा भी बिक, ज़्यादा बढ़िया कमाई हो जाती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है ना यूरोपियन जो कंट्रीज थे, इंग्लैंड ने और यूरोपियन कंट्रीज ने, बाकियों ने वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी, टैक्स लगाने शुरू कर दिए जानबूझ के ज़बरदस्ती के, जिससे सामान, इंडिया वालों का जो सामान वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था वो महंगा हो गया, और महंगा होने की वजह से उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे वो ज़्यादा बिकने लगे, और इनका जो धंधा वहाँ से भी चौपट हो गया। दैट इज वाई several damage was done to the Indian small scale industries which ruined the Indian artisans and craftsmen। अब जिसकी वजह से जो छोटे मोटे काम धंधे करते थे, कलाकार वगैरह थे, तो उनका जो धंधा था वो बंद हो चुका था। लेकिन एक दिक्कत तब आई जब उन्होंने कॉलोनी बना लिया इंडिया को, और बड़ी दिक्कत तब हुई। द इंडियन रूलर्स एंड देयर कोर्ट्स वर मेजर बायर्स ऑफ द गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन आर्टिसंस एंड craftsmen, but by the middle of the 19th century the British ended all the native states, eliminating their मेन कस्टमर्स। यानी कि उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने इनके जो मेन बायर्स थे ना वो कोर्ट में थे। कोर्ट का मतलब है यहाँ पे कि जो राजा थे, राजा के दरबार में रहते थे जो लोग, तो वो लोग उनसे सामान खरीदा करते थे, महंगा सामान, बढ़िया कीमत उनको मिल जाती थी उस चीज़ की। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी के मध्य में हम लोग आए, यानी कि 1850 के आसपास जब पहुंचे ना, तो उसके अराउंड में जाते जाते अंग्रेजों ने लगभग सभी राजाओं को बर्बाद कर दिया, सभी राजाओं से उनकी ज़मीनें हथिया ली, और जिसके चलते उनके मेन जो कस्टमर थे वो अब एलिमिनेट हो चुके थे, वो अब उनसे सामान नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि भाई उनके पास उनकी खुद की संपत्ति नहीं बची, सल्तनत नहीं बची, तो सामान तो क्या ही बचना था, है ना, सब लूट लिया भाई अंग्रेजों ने। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से।
तो ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा चांसेस है, मैंने बताया भी था जब टेक्सचुअल करा रहा था आपको कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। सो ध्यान रखना। और छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसको मतलब नहीं ध्यान हो तो बता देता हूँ। जैसे कि चैप्टर के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें बता रखी है, तो जैसे बक्सर की लड़ाई हुई, और उसके अलावा प्लासी वार हुई है ना, प्लासी की लड़ाई हुई, और उसके अलावा भी कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी, उनके बारे में पूछ सकते हैं। छोटे छोटे 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऐसी मतलब ये प्लासी की लड़ाई कब हुई, अब जिसको याद है वो बता दे भाई 1757 में हुई थी, जिसको नहीं याद है वो क्या सोचेगा बक्सर का नहीं पता किसी को। ऐसे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने एमसीक्यूज में प्रोवाइड करा दिया, जो मेरे को लगा कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज वाली वीडियो देख लेना, उसको आप मैं बता दूंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है 1 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के, तो वो एमसीक्यू हर एक चैप्टर का सेम सीन है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो एमसीक्यू वाली वीडियो देख लेना, उससे आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर एमसीक्यू में की फॉर्म में वो अवेलेबल कराते हैं, या फिर 1 मार्क्स में आ जाए तो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे वहां से, तो वो वाली वीडियो भी जरूर से देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कंप्लीट बुक का सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। आई होप वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़ यार, तुम अगर एग्जाम होता है, तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आते हैं ना इस चैप्टर से, यूटी वगैरह कुछ होता है या हाफ ईयरली वगैरह, तो आप जो है कमेंट में बता देना, ताकि मेरे को और हेल्प मिल जाए और मैं इन क्वेश्चंस को अपडेट कर पाऊँ। मान लो हो सकता है नया क्वेश्चन आ जाए कोई छोटा मोटा, तो मेरे को पता लग जाएगा, फिर मैं उसका आंसर ढूंढ के मैं उसको अपडेट कर दूंगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उससे जो है आपके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे ना, तो उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। उसको भी मतलब उनके भी नंबर बढ़िया आ जाएंगे। तो ये छोटी सी हेल्प आप कर सकते हो। चलो देखते हैं कौन क्या कमेंट करता है। आपको बस इस बुक में आके इस बुक की कोई वीडियो खोलनी है, उस पर कमेंट कर देना है, ठीक है। बाकी मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।